वीकली बेसिस पे, ठीक है, 10 साल पहले अप्रोक्सीमेटली कितनी बार कपल सेक्स करते थे और अब क्या है परसेंटेज? मेन यानी मर्द अपना सेक्सुअल स्ट्रेंथ कैसे लूज करते हैं? सबसे पहला रीजन आदमी के सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का, उसको सेक्स का नॉलेज नहीं। यूरोप में 14-15 साल की उम्र में आदमी सेक्स कर लेता है, हमारे यहाँ 35 तक लड़की नहीं मिलती। क्या करना चाहिए अपने पीनस की एजिंग को रिवर्स में ले जाने के लिए? होता है ऐसे? यानी कि यदि आज जयपुर में या मुंबई में 10 शादियां हो रही है तो करीब 2 से 3 लोग सेक्स नहीं कर पाएंगे। 30% रेशियो है। अब मैस्टरबेशन यदि आप एक्सेस में कर रहे हो तो वो गलत है। क्या 40 प्लस मेल्स एसेक्सुअल होते जा रहे हैं? लेडीज किस किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करती हैं सेक्सुअली? लेडीज की जो मेन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं वो एज के साथ साथ है। व्हाट इज अ गुड ड्यूरेशन ऑफ गुड सेक्स? या ऐसा कुछ होता नहीं है? नहीं, ऐसा होता है। बड़ी सेलिब्रिटीज भी आती हैं, ड्राइवर के साथ सेक्स करें, खाना बनाने वाले सेक्स करें। अब सेठ के पास टाइम कहाँ है? एक बॉलीवुड सुपरस्टार के बारे में सुना है कि उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और एक टाइम पे बहुत फिट हुआ करते थे, तो उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कैसे हो सकता है? क्या पीनस साइज इंपॉर्टेंट होता है? One of India's most renowned sexual health consultants. Male sexual problems, female sexual problems, diabetes related sexual problems, ये कंसल्ट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं डॉक्टर अमित जोशी फ्रॉम जयपुर, बट भारत का नाम भी रोशन कर रहे हैं। कैसे अमित जी? मजा आ गया आपसे मिलके, बहुत आनंद आ गया। मुझे भी। एलॉन मस्क ने कमेंट बोली थी, मैं चाहता हूं कि मैं आपसे पूछूं कि पॉपुलेशन इस वक्त डिक्लाइन में है, सही बोल रहे हूं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और वो उन्होंने दुनिया को का पॉपुलेशन बढ़ाने का जो ठेका अपने कंधों पे उठाया है, अभी अभी 14वां बच्चा पैदा किया है, चौथी लुगाई के साथ किया है, तो हम सब की किस्मत में वो सब नहीं है। पर भाई सही बोल रहा है कि यदि यूरोप, रशिया, जापान, इंडिया के अंदर भी कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, जैसे जैन, हिंदूज, इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन बहुत तेज़ी के साथ हो रही है। और अगले 50 साल बाद, जब 2050 आएगा, 30 साल बाद आप देखोगे तो हमें बड़ी दिक्कत आएगी। वीकली बेसिस पे, ठीक है, 10 साल पहले अप्रोक्सीमेटली कितनी बार कपल सेक्स करते थे और अब क्या है परसेंटेज? ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है, कपल्स के बीच में कितना प्रेम है उस पर डिपेंड करता है। 2014 और 15 के अंदर जो ग्लोबल डाटा है वो ये है कि महीने में 2 से 3 बार सेक्स करते थे। अभी जो 2024 और 25 का स्टडी आया है उसमें महीने में 1 से 2 बार सेक्स कर रहा है आदमी। यदि हम इंडियन डाटा की बात करें तो 2014 के अंदर जो एवरेज सेक्स था पर वीक वो 2.5 था, और जब कोविड हुआ 2020 में तो 1.8 था वीक के अंदर, और अभी 1.2 है वीक के अंदर। और ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये 25 से 35 साल के आदमी की बात बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिव है। तो सेक्स कम हो रहा है, दबा के कम हो रहा है। कुछ कारण बताइए क्यों हो रहा है? सेक्स के कम होने का सबसे पहला जो रीज़न है, सेक्स पे इन्वेस्टमेंट। हम लोग जैसे जिम में जाके इन्वेस्ट करते हैं अपनी बॉडी पे, रोज पूजा करते हैं भगवान के लिए 2 घंटा देते हैं, तो हर चीज़ हम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सब बना रहे हैं, लेकिन सेक्स पे इन्वेस्टमेंट कम हो गया। सेक्स का इन्वेस्टमेंट, न तो बॉडी पे ध्यान दे रहा आदमी, न सेक्स के लिए स्पेशल टाइम निकाल रहा है, या डिसाइड करना है कि यार वीक में 2 बार सेक्स करना है, ये एक नियम है, वो नहीं कर रहा है। जैसे लोग कहते हैं ना, जिम जा रहा हूं तो हफ्ते में 3 बार तो जाना ही जा है, रहा हूँ। तो वैसे उनको सेक्स के लिए भी करना चाहिए। सेक्स के लिए टाइम निकालना चाहिए। सुबह से शाम आदमी दौड़ रहा है, और जब वो खत्म हो जाता है, जब उसकी दुकान बंद हो जाती है, तब वो आके एक चीज़ बोलता है, अब मैं क्या करूँ उस वेल्थ का, सेक्स ही नहीं कर पा रहा। ये मेरे जैसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया लाइफ में, कुछ करो मेरे लिए। अरे भाई, जब तेरे को जाना था तब तू गया नहीं।
सो दिस इज द रीजन, ओबेसिटी, स्ट्रेस, डायबिटीज, क्रॉनिक डिजीजेस, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल्स, सो इन सब का वो पे कर रहा है और इसलिए सेक्स नहीं कर रहा। एक लाइन है जो अक्सर हम लोग सुनते हैं, ठीक है, आदमी घोड़ा है ना। 20 साल की उम्र से वो समझ लेता है कि वो घोड़ा है और वो 70 साल की उम्र तक समझता है कि वो घोड़ा है। क्या अनड्यू प्रेशर ये आदमी पर डालता है? देखिए, घोड़ा, यदि हम बात करें हमारे घोड़ों की, तो मैं जो अब 18 साल का था तब से आमिर को देख रहा हूँ, सलमान को देख रहा हूँ, अक्षय को देख रहा हूँ, वो आज भी घोड़े लगते हैं और पहले भी घोड़े थे। उनकी उम्र कितनी है? 60 साल, 59, 60, 58। तो आप अपने आप को घोड़ा बना सकते हो हमेशा के लिए, पर घोड़े जैसी मेहनत करनी पड़ेगी, घोड़े जैसी डाइट लेनी पड़ेगी। मेरे पास 20 साल का आदमी आता है और मैं गधा हो गया हूँ। 20 साल का लड़का है जिसने जीवन में कभी कुछ नहीं किया, उसकी दुकान काम नहीं कर रही, इरेक्शन नहीं आ रहा, सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही, और ऐसे बहुत सारे भाई आते हैं जो 70 साल की उम्र में, एंड आई रियली अप्रिशिएट देम, और 35 साल की नई गाड़ी खरीद के लाए। अब वो 35 साल की नई गाड़ी को जो चला रहा है तो उसके लिए स्पेशल उसने स्किल्स डेवलप करी है। ऑफ कोर्स उसके पास ये सब चीज़ें हैं, रिसोर्सेज है कि वो 35 साल की लड़की मैनेज कर सकता है, पर वो घोड़ा है। और सबसे पहली बात, उसने सेक्स को मरने नहीं दिया है। यदि उसकी वाइफ भी एक्सपायर हो गई है तो वो बैंकॉक जा रहा है, मतलब ही इज डूइंग समथिंग फॉर सेक्सुअलिटी, फॉर सेक्सुअल लाइफ, फॉर सेक्सुअल वेलबींग। सो आदमी हमेशा घोड़ा रह सकता है, लेकिन घोड़े रहने के लिए उसको घोड़े जैसी फुर्ती लेनी पड़ेगी, घोड़े जैसा खाना लेना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। मेन यानी मर्द अपना सेक्सुअल स्ट्रेंथ कैसे लूज करते हैं? सबसे पहला रीजन आदमी के सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का, उसको सेक्स का नॉलेज नहीं। उसको किसी ने बोला ही नहीं कि सेक्स को करना कैसे है। कभी बाप ने बात नहीं करी, दोस्त से बात करेगा तो दोस्त उसको ऐसा ज्ञान देगा जो अनरियलिस्टिक है। और ये मैंने बहुत बार सुना हुआ है कि बहुत सारे लोग स्कूल कॉलेजेस में जहाँ उनको ज्ञान मिलना चाहिए था, ज्ञान नहीं मिला। कभी कभार वो अडल्ट फिल्में देखते हैं, पॉर्न फिल्में देखते हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस कहीं और चले जाते हैं, और जब वो वैसे परफॉर्म नहीं कर पाते, माइंडसेट में तो माने हालत टाइट, खत्म हो जाता लाइफ उसका, है ना। उसको लगता है कि पिक्चर खत्म ही नहीं। उसको एजुकेशन किसी ने नहीं दिया। दोस्त बोलता है मैं आज ही 7 बार टिका के आया हूँ, जो इम्पॉसिबल है। या तो वो गोली लेके टिका रहा है, अब वो जब जा रहा है एक्चुअल लाइफ के अंदर तो उसको पता ही नहीं सेक्स को करना कैसे है। उसने कभी जीवन में रियल वुमेन को देखा ही नहीं, उसने सनी लियोनी के अलावा आगे बढ़ा ही नहीं। और उसने जो मूवी में सेक्स करते हुए देखा, पॉर्न में सेक्स करते हुए देखा, तो वो वही चीज चाहता है, उसको वही वजाइना चाहिए, बिल्कुल चिकनी चमेली जैसी चटाक। अब रियल लाइफ में जब उसको वजाइना मिलती है जिसमें बहुत सारे बाल हैं तो उसको डिप्रेशन आ जाता है। इसलिए उसका सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ जाता है, उसको पता ही नहीं सेक्स के बारे में। दूसरा, यदि मैं बात करूं आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, तो हमको कोई ये नहीं बोलता तो तू पढ़ना क्या है, क्या बनना है, हम अपनी इच्छा से जो करते थे करते थे। अभी 8वीं क्लास के बच्चे को एलन ज्वाइन करा रखा है, नीट ज्वाइन करा रखा है, नारायणा ज्वाइन करा रखा, उसकी सेक्सुअलिटी खत्म है। अभी वो मेडिकल में चले जाएगा 20 साल के अंदर, मेडिकल डॉक्टर बनते बनते 27 हो जाएगा, IITN बनते बनते 35 का हो जाएगा, कैरियर सेटल करते करते वो 35 का जब हो जाएगा तो उसका बचेगा क्या? उसने जीवन में कभी औरत को छुआ ही नहीं है, सेक्सुअलिटी टच ही नहीं करी है। यदि आपने बचपन में 1-2 बार सुट्टा मारा तो यू नो द टेस्ट ऑफ सुट्टा, और आप धीरे धीरे स्मोकिंग की तरफ जाते हो। यदि आपने बचपन में सेक्स किया है या हैव सम सेक्सुअल एक्सपीरियंस, सेक्सुअलिटी एक्सपीरियंस। यूरोप में 14-15 साल की उम्र में आदमी सेक्स कर लेता है, हमारे यहाँ 35 तक लड़की नहीं मिलती। और स्थिति इतनी खराब है कि पैसा दे दे के शादी कर रहा है, तो सेक्सुअलिटी कहाँ से मिलेगी उसको? सेक्स इसलिए पुअर हो रहा है। जो इंसान लड़की को अपने करिश्मा से, पर्सनालिटी से, बातों से, अपनी फिटनेस से, हर तरीके से इम्प्रेस करके प्यार से लड़की को अपने प्यार से दिखा देता है कि देखो आई लव यू, और फिर उसका सेक्सुअल परफॉर्मेंस उस वजह से बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि इज वन द लव ऑफ द वुमन और रिस्पेक्ट ऑफ द वुमन, और जस्ट चार्म्ड हर। जो लोग पैसे दिखी करते हैं, कहीं अंदर ही अंदर उनको समझ आता है कि यार ये मेरी वजह से नहीं है, ऐसा होता है। वो एक जर्नी है जिसकी आप बात कर रहे हो कि वो, मैं कॉलेज में था मेरे साथ थी, मैं स्कूल में था मेरे साथ थी। अब जब मैं साथ चला उसके, तो उसने उस जर्नी में मेरा साथ दिया, और हम दोनों ने एक दूसरे की सेक्सुअलिटी को धीरे धीरे एक्सप्लोर किया
किसी पार्क के अंदर जाके, किसी क्लब में जाके, मतलब धीरे धीरे। यहाँ आप जब उसके साथ मिल रहे हो पैसा देके, तो वो सीधा घाघरा खोल रही है। और जब आपने सीधा सिर्फ वजाइना देखा और अंदर डाला, तो वो वहाँ प्रेम की उत्पत्ति कहाँ हुई? वो तो आपने अपनी एक ठरक मिटाई। और लेकिन उस जिसके साथ आप थे, वो पहला प्यार, वो पहली लड़की जिसने आपकी सेक्सुअलिटी को डेवलप किया और आपने उसकी सेक्सुअलिटी को डेवलप किया, एक दूसरे को किस करने के लिए तरसते थे। आपको कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम था तो आपको सपोर्ट करती थी, यार हो जाएगा, कर लेंगे, कोई बात नहीं, पहली बार में ऐसा हो जाता है, 2-3 बार में ऐसा होता है, तू कॉन्डोम लगा ले। अभी वो क्या बोल रही है, तू जल्दी कर और निकल, दूसरा क्लाइंट वेट कर रहा है। तो सेक्सुअलिटी नहीं है ये, सेक्सुअलिटी की ऐसी की तैसी है। बहुत सारे लोग वाइग्रा यूज करते हैं अपने परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। मैं जो मिथ सुनता हूं कि यार वाइग्रा यूज किया ना तो हार्ट अटैक हो सकता है, अनईजीनेस होता है चेस्ट में, ओवरऑल एक रेपरकशन होता है मर्द के हेल्थ में भी, ये सही है? वाइग्रा इज ए वंडरफुल मॉलिक्यूल। और वाइग्रा का जो सॉल्ट है जिसको सिल्डेनाफिल सिट्रेट बोलते हैं, इट्स अ क्लास ऑफ ड्रग PDE5 इनहिबिटर। इसमें सिल्डेनाफिल सिट्रेट, वाइग्रा, टाडालाफिल, वर्डेनाफिल, बहुत सारे PDE5 इनहिबिटर्स हैं एंड दे आर वंडरफुल मॉलिक्यूल्स। सेक्स इन्हीं की वजह से चल रहा है इस धरती पे। अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वाइग्रा वो ले रहा है जिसने जीवन में कभी सेक्स नहीं किया। वो जा रहा है 100 mg की वाइग्रा ले रहा है जिसकी कॉस्ट 5 रुपये, दुकानदार को मिलता है उस पर 95 रुपये, क्योंकि उस पर MRP 100 रुपये। अब वो कई बार जैसे नशेड़ी को आदत लगाते हैं ना कि थोड़ी सी एक बार सुट्टा मार के दे, उसने उसको वाइग्रा दे दिया। उसको ज़रूरत ही नहीं था, उसको वो एग्ज़ाम खुद फेस करना था। अब उसने सपोर्ट ले लिया वाइग्रा का, वहाँ जाके वो 4 बार सेक्स करके भी आ रहा है। अब जब वो सेक्स करके आ रहा है तो उसको लगेगा कि दिस इज़ रियल सेक्स, जो मैंने मेरे दोस्तों से सुना है। अब धीरे धीरे वो डिपेंडेंट हो जाएगा उस मॉलिक्यूल पे और फिर उस पर वो काम करना बंद कर देगा। उससे वो जो इश्यूज आएंगे कि उसको वेस्कुलोजेनिक ईडी हो जाएगा, पेनिस के अंदर लीकेजेस आने लग जाएंगे, कंप्लीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा, तो वो गलत यूज़ कर रहा है। लेकिन यदि एक 70 साल का आदमी है और जिसकी सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी 1 a month है, तो यदि वो वाइग्रा यदि तरीके से यूज़ कर रहा है, ऐसे नहीं कि ओवर द काउंटर गया और वाइग्रा खा ली। पेशेंट ऐसे आते हैं मेरे पास, बिलीव मी। एक ही इज़ अ डॉक्टर इन कनाडा एंड ही इज़ न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, न्यूरोसर्जन बेसिकली, एंड हाउ मच ही इज अर्निंग आप सोच सकते हो। 160 किलो का था एंड वो कनाडा से मेरे पास इलाज के लिए आता था। वो 3-4 वाइग्रा यानी 400 mg वाइग्रा तक खाता था एक ही टाइम पे। माय गॉड। तो उसका रेपरकशन क्या होता है? उसको रिसेंटली अभी हार्ट अटैक आया, उसको पता ही नहीं है। मतलब जब देखो, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, जब आप कोई नशा करते हो ना तो उसका एक कॉस्ट भी आपको देना पड़ता है। वाइग्रा इज अ वंडरफुल मॉलिक्यूल, लेकिन यदि आपके डॉक्टर ने आपकी सारी हेल्थ रिपोर्ट चेक करी है, अभी आपका किडनी प्रोफाइल गड़बड़, आप वाइग्रा खा रहे हो तो आप खत्म हो जाओगे। आपके नाइट्रेट्स चल रहे हैं, एक हार्ट की दवाई होती है, लोगों को पता ही नहीं किसके साथ नहीं लेना है। यदि आपने वो खाया है तो 110% लिखवा लो, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। बीपी हाई तेज है, आपने वाइग्रा खा लिया, बीपी शूट कर जाएगा, हार्ट अटैक आ सकता है। अब आपको ये पता होना चाहिए भाई साहब, आप ले रहे हो तो लेने से पहले आपकी बॉडी की स्थिति क्या है। घोड़ा तो बनना चाह रहे हो, पर मारुति के ऊपर आप ट्रक की लोडिंग कैसे करोगे? दुकान तो खत्म हो चुकी है, 10 कदम आपसे चला नहीं जा रहा। 110 किलो का आदमी जब मेरे पास OPD में आता है और मैं उसको बोलता हूँ कि क्या चाहिए, कि सेक्स चाहिए, सेक्स करना चाहता हूँ पॉर्न स्टार की तरह, अब उससे मैं बोलता हूँ चलो 5 पुशअप लगा दे भाई। वो एक पुशअप के अंदर ऐसा हो जाता है कि हमने उसके प्राण ले लिए। मैंने कहा तो 100 पुशअप कैसे मारेगा, बिस्तर पे 100 पुशअप कैसे मारेगा? तो फिटनेस लेवल यदि आपका सही है तो वाइग्रा की जरूरत ही नहीं है लाइफ में। 40+ मेन प्रॉब्लम फेस करना शुरू करते हैं। ये मिथ है कि जब आप 40+ हो जाए तो आपकी परफॉर्मेंस जो होती है पहले की तरह नहीं होगी। ये डिपेंड करता है आदमी आदमी। आप 40 के हो, मैं 40 के ऊपर हूँ, हमारी सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम हो सकती है, ख़त्म नहीं हो सकती। डिक्लाइन होने के रीजंस हैं, एजिंग है, बाल सफ़ेद हो रहा है, यहाँ का भी सफ़ेद हो रहा है और नाक का भी हो रहा है और कान का भी हो रहा है, तो वो एजिंग का इफेक्ट आपकी बॉडी पे तो आएगा।
पर आपने एजिंग को किस तरीके से कैरी किया है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। किस रेस्पेक्ट के साथ आपने अपनी एजिंग करी है। तो पीनिस की भी एजिंग होगी, वो भी बेचारा बूढ़ा होता है, उसके अंदर भी कमजोरी आती है, तो एजिंग होने लगेगी। बट मेरे पास 20 साल का लड़का है जिसकी एजिंग हो चुकी है, और 70 साल का खिलाड़ी है जो भी खेल रहा है। ये डिपेंड करता है आपने किस तरह से कैरी किया। अपने पीनस की एजिंग को, जैसे लोग कहते हैं ना, फिजिकली अपने फेस की एजिंग के लिए, रिंकल्स हटाने के लिए इतने सारे रील्स हम लोग देखते हैं ना, कि ये खाओ तो रिंकल्स कम हो जाएंगे, ये खाओ तो फेस फ्रेश रहेगा। क्या करना चाहिए अपने पीनस की एजिंग को रिवर्स में ले जाने के लिए? होता है ऐसे? पॉसिबली 100% पॉसिबली। मेरे जो हॉस्पिटल है उसके अंदर एक पेनाइल रेजुवनेशन सेंटर है, जिसमें हम पेनिस को बिल्कुल जवान कर देते हैं जैसा वो आया था वैसा। सबसे पहला तो आपको उसका ध्यान देना पड़ेगा। वो मूतने के लिए नहीं बना है सिर्फ कि सुबह से शाम उसे सुसु करे जा रहे हो, मेस्टुबेट करे जा रहे हो, सेक्स किए जा रहे हो। उसकी थोड़ी सी इज्जत करो। यदि हम हमारे हिंदू शास्त्रों को देखें तो सबसे पहले पूजा होती है शिव के लिंग की। मैं ये नहीं कह रहा कि खुद के लिंग की रोज माला वाला करो, बट उसकी केयर करो, उसको रोज एटलीस्ट साफ तो करो। सुबह शाम लोग साफ ही नहीं करते, ऐसे बास मार रहा होता। जब वो हमारे पास आता है तो हमें स्प्रे मारने पड़ते हैं। चमड़ी को पीछे उसने जीवन में ही नहीं किया। और आप ही के बॉडी का हिस्सा है, और उसका आप ही, ख्याल हाँ भाई, रखो। पेस्ट भी तो कर रहा है, पॉटी करने के बाद उसको भी तो धो रहा है। तो पेनिस को तो धो, जो सुबह से शाम आपको एक दिन आप मूतना बंद कर दो, अगले दिन मौत हो जाती है आपकी। पर आपने पेनिस का ध्यान किस तरह से देना है, तो सबसे पहले आपको रीजंस निकालने पड़ेंगे कि दुकान कम क्यों हो रही है, सेल कम क्यों हो रही है। तो सबसे पहले जो रीजंस हैं, मेरा हार्मोन कितना है। तो हर साल एक बार टेस्टोस्टेरोन करा लो। कम हो रहा है तो जो नेचुरल, यूट्यूब पे सैकड़ों लोग ज्ञान दे रहे हैं कि ये खा लो, अश्वगंधा खा लो, चूर्ण खा लो, चटनी खा लो, घर पे बना के खाना चालू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, यदि वेस्कुलर इश्यूज हैं, मेरी वेन्स में इशू आ रहा है, श्रिंक हो रही है, मतलब बीपी बढ़ रहा है, डायबिटीज हो रही है, तो उस पर काम करना पड़ेगा। तीसरा, साइकोलॉजिकल इशू, क्योंकि आपके अंदर तो बहुत फर्क है, पार्टनर की सेक्सुअलिटी पुअर हो रही है, तो उसको ध्यान दो, उस पर बात करो कि यार तू ध्यान नहीं देती मेरे पेनिस पे, जैसे तू रोज मुझे खाना गरम गरम देती है, ऐसे मेरे पेनिस के लिए भी कुछ कर, मुझे प्यार कर, मेरे साथ बैठ, मेरा हाथ पकड़, मुझे होल्ड कर, मेरे पेनिस की मसाज कर। तो इस तरह से आप अपने पेनिस को जवान कर सकते हो। लेकिन अगेन, यदि आपको 100 पुशअप बिस्तर पे मारने हैं तो 50 पुशअप जमीन पे मारने पड़ेंगे। तो एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है, फूड हैबिट्स बहुत जरूरी है। 40+ मेल्स जो आते हैं आपके पास, किस किस तरह के प्रॉब्लम्स लेके आते हैं? मेरे ओपीडी में जो सबसे बड़ा इशू है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि खड़ा नहीं हो रहा है। अब जो रिसेंट ट्रेंड आया है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन विथ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। पहले ईडी अलग था, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन अलग था। अभी वो कॉम्बो लेके आ रहा है कि दुकान में करंट भी कम आता है और मैं जल्दी भी डिस्चार्ज हो जाता हूँ। इसके अलावा लो सेक्सुअल डिज़ायर, फीमेल सेक्सुअल प्रॉब्लम, पॉर्न एडिक्शन, ओवर मैस्ट्रुबेशन, एंजाइटी, अनकंजुमेटेड मैरिज, यानी कि यदि आज जयपुर में या मुंबई में 10 शादियां हो रही है तो करीब 2 से 3 लोग सेक्स नहीं कर पाएंगे। 30% रेशियो है, सेक्स ही नहीं कर पा रहे। शादी को 10-10 साल हो गए, बच्चा भी गोद ले लिया, बट दे नेवर हैड सेक्स। ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है। डिलेड इजैकुलेशन, सेक्स करते करते थक गया, इजैकुलेट ही नहीं हो रहा। अर्ली इजैकुलेशन, डालने से पहले ही डिस्चार्ज हो गया। तो ये सब इतनी कॉमन प्रॉब्लम्स है कि आप सोच नहीं सकते। मास्टरबेशन, वापस मिथ्स होती हैं कि यार ज़्यादा मास्टरबेट करोगे तो इट लीड टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मास्टरबेशन हेल्थ के लिए सही नहीं होता है, मास्टरबेशन से दूर रहो। ये सही बातें होती हैं? देखो, मैस्ट्रुबेशन इज एब्सोल्यूट नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर, इट्स अ बिहेवियर। बट यदि आपने वीकेंड पे एक बियर मारी है तो इट्स ओके, बट रोज बियर मार रहे हो, 5-5 बार मार रहे हो, तो दिक्कत है। सेम मैस्ट्रुबेशन के साथ है। जो मैस्ट्रुबेशन है वो इतना ज़्यादा गहरा अंदर जा चुका है इंडियन यूथ के अंदर कि उनको नींद नहीं आती मैस्ट्रुबेशन करने में। 2-2 बार कर रहे हैं, 3-3 बार कर रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही, कर रहे हैं। स्थिति यह है कि घर में 4 मेहमान आए, बाथरूम में जाके कर रहे हैं। तो मैस्ट्रुबेशन जब एडिक्शन में कन्वर्ट हो रहा है तब वो दुकान का सत्यानाश कर देगा। आपके आर्टीरियल इंसफिशियंसी, पेनिस की वेन्स में खराबी आ जाएगी, टेस्टिस प्रॉपर टेस्टोस्टेरोन नहीं बनाएंगे,
हार्मोन नहीं बनेगा तो आपको सेक्स करने का जो एक फीमेल के साथ डिज़ायर होता है वो नहीं होगा। अभी मैस्टरबेशन में क्या है कि आपका पेनिस लटका हुआ है, आपने तेल लगाया और रगड़ना चालू कर दिया और इरेक्शन आ गया और इजैकुलेट हो गए, और कई बार बिना इरेक्शन आए इजैकुलेट हो गए, या बिस्तर पे उल्टा रगड़ना चालू किया, इजैकुलेट हो गए। लेकिन जब आप रियल लाइफ में सेक्स करते हो तो ढीला टेनिस नहीं चाहिए, यहाँ तो बंदूक पूरी तनी हुई चाहिए तभी अंदर घुसा पाओगे। सो दिस इज द मेन डिफरेंस कि मैस्टरबेशन तो कभी भी कैसे भी कर सकते हो, पर रियल लाइफ में सेक्स करने के लिए ये हार्ड होना जरूरी है। तो अब आपने अपनी दुकान का इतना सत्यानाश कर लिया कि बिना हाथ लगाए आपका खड़ा ही नहीं होता है। अभी वाइफ के सामने कैसे इसको मैस्टरबेट करके खड़ा करोगे? सो दिस इज रियली डिस्टर्बिंग अवर सोसाइटी। प्लस मैस्टरबेशन वो कैसे कर रहा है? पॉर्न देख के कर रहा है, उसको फीलिंग उसी से आ रही, पॉर्न स्टार से। तो रियल वाइफ के साथ वो पॉर्न स्टार तो शादी कर नहीं रहा। हमारी रियल वाइफ कैसी होती, उसको फीलिंग ही नहीं आएगा। तो अब मैस्टरबेशन यदि आप एक्सेस में कर रहे हो तो वो गलत है, बट मैस्टरबेशन इज अ नॉर्मल बिहेवियर। यदि आपकी वाइफ आपसे दूर है, आप दुबई में काम करते हो, 2 साल में एक बार आ रहे हो, तो 15 दिन में एक बार कर लो ना, कोई इशू नहीं है, बट सही तरीके से और सही टेक्निक से। आप आर्मी में हो, 3-3 महीने में आपकी छुट्टी होती है, आप जेल में हो, 5 साल की सजा मिली है, तो वहाँ सेक्स कहाँ से आएगा? सो मैस्टरबेशन यदि कर रहे हो इट्स ओके, बट सही तरीका, सही टेक्निक। क्या 40+ मेल्स एसेक्सुअल होते जा रहे हैं? मैं चाहता हूं पहले आप एसेक्सुअल समझाएं हमारे व्यूअर्स को। तो एसेक्सुअल मतलब ये है कि मेरा किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब मैं ब्रह्मचारी हो गया हूँ। तो यदि आप एसेक्सुअल हो रहे हो, आपकी सेक्सुअलिटी पुअर हो रही है, एसेक्सुअल तो कम हो रहे हैं, यदि कोई गुरु के पास ही फंस जाए तो बात दूसरी है, पर यदि वो सेक्सुअली पुअर हो रहे हैं, सेक्सुअलिटी कम होती जा रही है, तो ये सच है कि वो दे आर लूजिंग देयर इरेक्शंस, उनका टाइमिंग खराब हो गया है, सेक्सुअल डिजायर कम हो रही होता जा रहा है। और उसका जो मेन रीजन है कि दे डोंट इन्वेस्ट इन सेक्सुअलिटी। इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ रहा है, कई सालों से दे आर फेसिंग प्रॉब्लम कि मेरा खड़ा नहीं हो रहा, वाइफ सेटिस्फाइड नहीं है। आखिरी बार सेक्स मैंने 4 महीने पहले किया था, और वो भी कैसे किया था? गोली लेकर सेक्स किया था। तो यदि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो आपको देखना पड़ेगा क्यों है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के रीजंस क्या क्या है उसको समझना पड़ेगा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के हार्मोन है, वेस्कुलोजेनिक है और साइकोलॉजिकल है। तो यदि आपके तीनों इश्यूज हैं, तीनों भी इश्यूज आ रहे हैं, तो उसका इलाज करवाना पड़ेगा। तो आप एसेक्सुअल नहीं रहोगे, आप सेक्सुअली एक्टिव हो जाओगे। टाइमिंग का इशू है, वो डालते डिस्चार्ज हो रहा है, वाइफ सेटिस्फाइड ही नहीं है, तो अब उसका मन ही नहीं करेगा कि यार ये मेरे को ऐसे देख के क्यों करेगी, क्या आया क्यों था मेरे पास। डालने से पहले डिस्चार्ज हो रहा है, 1-2 झटके में आउट हो रहा है, तो टाइमिंग कम है तो वाइफ का सेटिस्फेक्शन नहीं होता, फिर उसको ऐसे घूर घूर के देखती है। तो इसके चक्कर में उसकी सेक्सुअल लाइफ खराब है, वो करना ही नहीं चाहता क्योंकि ये वापस से मेरे ऊपर ठप्पा लगा देगी नपुंसक का, इसलिए उसको मन नहीं करता। लाइफ स्टाइल कैसी है? अभी एक रिसेंट पेशेंट है मेरा, सेक्स कर रहा था, एक ही रूम था एक फ्लैट में, उसका 12 साल का बच्चा था, वो जग गया, सेक्स कर रहा था, ड्यूरिंग सेक्स उसने उसको देख लिया। अब उसको वो इतना गिल्ट हो गया अंदर कि वो सेक्स मतलब उसके अचानक से सारी चीजें खत्म हो गई। फिर दोबारा से उसने उसको देख लिया 15-20 दिन बाद, तो नाउ ही केम टू मी कि मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई बिस्तर अलग करो, बेड अलग करो, बच्चे को गोली देके तो सुला नहीं सकते ना नींद की, तो हमें सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। तो ए सेक्सुअल होना स्वाभाविक है, हम एजिंग में भी जा रहे हैं, हार्मोन्स भी कम है, और हमारा पार्टनर भी अब थोड़ा ऐसा ही हो गया। लेडीज किस किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करती हैं सेक्सुअली? लेडीज की जो मेन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं वो एज के साथ साथ है कि यदि आपका पार्टनर 40 के ऊपर हो चुका है तो उसके अंदर प्री मेनोपॉज आएगा, मेनोपॉज से पहले वाली कंडीशंस जो आएगी, जिसके अंदर उसकी वजाना में लुब्रिकेशन नहीं होगा, ड्राइनेस नहीं होगी, लो सेक्सुअल डिजायर होगी। पर यदि देखो हम सेलिब्रिटीज की बात करें, वो किस तरह से अपनी बॉडी को केयर करते हैं। आज हम करीना को देख के आज भी हमारा मन खराब हो जाता है, मलाइका अरोड़ा को देख लें, जो शिल्पा शेट्टी को देख लें, वो सब 50 के ऊपर है, पर वो किस तरह से अपनी बॉडी की केयर करती है। तो यदि आप इस तरीके से केयर करते हो तो आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं आएगी। विमेन को स्पेसिफिकली क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने आप पे ध्यान देना चाहिए कि यदि आपके अंदर, जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है, फीमेल में ईस्ट्रोजन कम हो रहा है,
उसका हार्मोन डाउन हो रहा है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा, अपने पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपनी एक्सरसाइज रूटीन को देखना पड़ेगा, हर साल अपना रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराए, प्लस सेक्स को इनिशिएट करे। ऐसे नहीं कि वाइफ ने खाना बना दिया उसका काम पूरा हो गया। मेल जा रहा है सुबह 8 बजे, वो उसी गाउन के अंदर है, और रात को जब वो 8 आ रहा है वो सेम गाउन के अंदर है, उसने ड्रेस तक चेंज नहीं करी, ना कि उसी को पहन लिया। तो आदमी का सेक्सुअलिटी पुअर हो जाता है, क्योंकि वो दिन भर रील्स देख रहा, खूबसूरत महिलाओं के, पॉर्न स्टार के, हर आदमी के हाथ में पॉर्न है अभी। अब उसको वाइफ को देख के डिजायर ही नहीं होता है, हाइजीन पे ध्यान नहीं देती है, जो वजाइना के हेयर से उनको साफ नहीं करती। अभी वो ओरल करना चाहता है तो उन बालों के साथ कैसे ओरल करे, समझ रहे हो? तो उसको ये सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। सेक्सुअलिटी, सेक्स से ज्यादा जरूरी अपना ध्यान दे, अपना केयर करे। यदि उसके शरीर में कोई इशू आ रहा है तो उसको एड्रेस करे, एक्सरसाइज करे, जिम जाए, फिटनेस पे उतना ही ध्यान दे जितना मेल कर रहा है। बच्चा पैदा करने के लिए पैदा नहीं हुई है वो। तो ये सारी चीजें यदि वो अपने ध्यान देगी तो बिलीव मी, हमारी जो इंडियन सोसाइटी की सेक्सुअल लाइफ है वो बहुत सही हो जाएगी। जैसे फूड कहते हैं ना, ये खाओगे तो सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाता है, वो कौन से फूड आइटम्स है, ऐसा कुछ होता है? एवरीथिंग विच इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर सेक्स। ठीक है, अभी समोसा खा रहे हैं तो नॉट गुड फॉर हेल्थ, रेड मीट खा रहे हैं एक्सेस के अंदर, रोज खा रहे हैं तो नॉट गुड फॉर हेल्थ, दारू पी रहे हैं नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो अब हेल्दी फूड्स क्या हैं? तरबूज, पोमोग्रेनेट, जितने भी फ्रूट्स हैं ये सब सेक्स के लिए अच्छे हैं। ड्राई फ्रूट्स हैं सेक्स के लिए अच्छे हैं। लेकिन यदि हम सोचो इस बात को कि 50 साल पहले, 100 साल पहले, 70 साल पहले जो हमारे दादा वादा थे, वो कौन से बादाम के हलवे खाते थे? वो रोटी सब्जी खाते थे, मिल जाती थी तो भी। बट एक एक आदमी 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करता था, 16-16 बच्चे पैदा करता, सेक्सुअल एक्टिव थे। 10 बजे जाते थे और 5 बजे घर आ जाते थे, ना टीवी था, ना मोबाइल था, कुछ नहीं था, दबा के सेक्स करते थे और वो काम ही नहीं था। तो यदि आपको सेक्स को फिट करना है, सेक्सुअली एक्टिव रहना है, तो फूड के साथ साथ फिटनेस और स्ट्रेस लेवल को आपको मैनेज करना पड़ेगा। कि मेरी ईएमआई की किस्त आएगी तो भाई साहब फिर सन्नी लियोनी पे खड़ी हो जाए तो फिर कुछ नहीं होगा। तो यानी कि आप कह रहे हैं मेनोपॉज के बाद महिलाओं के लिए सेक्सुअल हेल्थ में जरूर फर्क पड़ता है। मेल और फीमेल दोनों सेम है, दोनों के फर्क पड़ेगा, पर गरीब को परफॉर्मेंस देनी है, फीमेल को परफॉर्मेंस नहीं देनी है। पर सेक्स के दौरान यदि वो एक्टिव रहना चाहती है, सेक्स को फील करना चाहती है, एक तो है कर लिया खत्म हो जा सो जा, एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा, जब आप सेक्स कर रहे हो तो उसको, उसका जो आनंद ले रहे हो, ओशो ने क्या कहा है कि जब आप सेक्स के दौरान उन बेहतरीन क्षणों में होते हो तो भूकंप भी आ जाए आप उठोगे नहीं, आप तो एक बार एक्ट पूरा कर लेते हैं फिर भागेंगे। तो सेक्स जो है वो संभोग से समाधि है, अभी संभोग से डिवोर्स की तरफ जा रहा है। तो यदि आप दोनों एक दूसरे को की बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे हो, एक एक पार्ट के बारे में जानते हो कि इसकी एनाटॉमी पे ये वाली जो चीज है, इसको छूते इसमें जो करंट आएगा, तो वो आप यदि एक दूसरे को एक्सप्लोर कर रहे हो तो आपकी सेक्सुअलिटी बहुत अच्छी होगी। टाइम ड्यूरेशन होता है ऑफ गुड सेक्स। फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं यार मेरा तो 7 मिनट में पानी बह गया। कुछ लोग कहते हैं यार मैंने सच्चे झूठ मान, मैं 1-1 घंटा लगातार परफॉर्मेंस करता रहता हूं। व्हाट इज अ गुड ड्यूरेशन ऑफ गुड सेक्स, या ऐसा कुछ होता नहीं है? नहीं, ऐसा होता है कि यदि आप अच्छी जगह सेक्स कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ और एक अच्छे रिलेशनशिप में हो, तो एक हेल्दी सेक्सुअल जो सेक्स है वो करीब 3 से 7 मिनट के बीच होना चाहिए। मतलब जो टारगेट है वो पार्टनर सेटिस्फेक्शन है। अभी सपोज करो कि मैं 1 घंटा सेक्स कर रहा हूं और 1 घंटे बाद भी फीमेल को ऑर्गेजम नहीं आया तो आई एम 0, और मैंने 1 मिनट सेक्स किया और मेरे पार्टनर को एजैकुलेशन आ गया तो आई एम हीरो। तो ये डिपेंड करता है कि आपका पार्टनर और आपकी सेक्सुअल जो एनर्जी है उसका मैच का लेवल क्या है, मिसमैच तो नहीं है। बट एक अच्छा सेक्स 4 से 5 मिनट चलना चाहिए। पर हाँ, लोग ऐसे हैं जो 1-1 घंटा सेक्स कर सकते हैं बिकॉज उनको सेक्स की आर्ट आ गई है। वो एमएफ हुसैन की तरह पेंटिंग बनाते हैं सेक्स में, उन्होंने बॉडी को एक्सप्लोर किया है, वो उनको सेक्स करना आता है। यदि अब आप कामसूत्रा को देखो तो उसमें इतनी पोजीशंस बताई है, इतने तरीके बताए कि आप 1-1 घंटे सेक्स कर सकते हो। तो सेक्स करना आना चाहिए तो आप अच्छा सेक्स कर पाओगे।
पर आज मेरा जो पेशेंट है 50% वो सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा वाइफ को, उसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो जल्दी आउट हो रहा है, जल्दी आउट होगा, सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो आप अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कहाँ जाओगे, कहीं और जाके खाना खाओगे। एक्स्ट्रा मैरिटल का मेन रीजन ही सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन है। हर औरत को शाहरुख खान नहीं चाहिए, उसको अपना तोंदू राम है ना, यदि वो भी अच्छा सेक्स कर देता है तो वो शाहरुख ही लगेगा, और यदि उसका जो शाहरुख है वो भी जीरो पे आउट हो रहा तो फिर वो यूजलेस है। तो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं बैड सेक्स? सबसे पहला तो जो डिसएडवांटेज है वो अनसेटिस्फाइंग सेक्स का सबसे बड़ा मेजर इशू जो मैं समझता हूँ कि एक रिलेशनशिप का बेस क्या है, आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड आपके पास क्यों आई? अपने बाप बाप का घर छोड़ के आपकी चड्डी धोने के लिए तो आई नहीं, खाना बनाने के लिए तो आई नहीं। अभी यदि आप उसको सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं कर रहे तो क्या होगा? सबसे पहले तो रिलेशनशिप के अंदर एक दूसरे को लेकर रिजेक्शन हो जाएगा। और आज की तारीख में जो टू टायर, पहले तो सिर्फ मुंबई दिल्ली में लिव इन वाला कॉन्सेप्ट था, अभी तो छोटे शहरों में भी होने लग गया। तो जब आप लिव इन में हो और आप यदि सेम आदमी के साथ शादी करने का सोच रहे हो और यदि वो आपको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है और सिर्फ किसी इमोशन के चक्कर में शादी कर रहे हो तो वो बाद में बड़ा फ्रस्ट्रेशन देता है। तो शादी करने से पहले यदि आप सेक्सुअली एक्टिव रहे हो तो पहले एक दूसरे की सेक्सुअल एनर्जी को मैच करा लो कि यार ये मेरे को सेटिस्फाइड कर रहा है नहीं कर रहा है, या ये मेरे को मेरी लेवल पे है या नहीं है। आपको तो 1 घंटा करना है, वो 1 मिनट बाद ही हाथ खड़ा कर देती तो क्या करोगे? तो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। और बैड सेक्स सबसे पहले तो रिजेक्शन लाएगा, फ्रस्ट्रेशन लाएगा, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखोगे, तो आए तो आ जाए तो जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रिज में खाना पड़ा है अंडा पड़ा है खा ले। सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है एक औरत को सेटिस्फाइड करने का कि यदि आपने उसको नहीं किया तो वो जाएगी कहीं और, भूख आप कहीं तो जाओगे ना भूख मिटाने के लिए। वी आर ह्यूमंस, वी आर एनिमल्स बेसिकली। एक शेर को आप शेरनी सेक्स नहीं देगी तो कहाँ जाएगा? दूसरे शेरनी के पास। तो सेम हमारा जो शेर है वो कहाँ जाएगा? कहीं और शेरनी के पास जाएगा, ढूंढेगा, कॉलेज में, कैंपस में, जिस जगह पे वो काम कर रहा है, पेड सेक्स करेगा। फीमेल कहाँ जाएगी? बिलीव में मेरे पास बहुत बड़े बड़े सेट आते हैं, बड़ी सेलिब्रिटीज भी आती हैं, ड्राइवर के साथ सेक्स करेंगे, खाना बनाने वाले सेक्स करेंगे। अब सेठ के पास टाइम कहाँ है? वो तो तौंद लेके घूम रहा है। तो यदि उसने सेटिस्फाई, अभी रिलेशनशिप में वो क्यों है? पैसे की वजह से, परिवार की वजह से, बच्चों की वजह से, एक एज होगा है तो इसलिए वो कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में जाएगी, नहीं तो डिवोर्स हो जाएगा। और फिर मेल कहाँ जाएगा? मेल कहीं और जाएगा। उसको क्या करने? उसको सेक्स में और चीजें चाहिए, सिर्फ उसको सेक्स नहीं चाहिए, उसको ओरल चाहिए, उसको बाकी की चीजें चाहिए, उसकी सेक्सुअल फैंटेसीज पूरी होनी चाहिए, डिजायर पूरी होनी चाहिए। सिर्फ रोज दाल रोटी खिला दोगे तो बेचारा कैसे जिएगा, या वो औरत कैसे जिएगी जिसको आप सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे? तो दोनों के लिए एक दूसरे को सेटिस्फाइड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर क्या होगा जी? तो मेन और विमेन को अपना सेक्सुअल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए? सेक्स को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और अपना जो इंडियन एंशिएंट साइंस है वो सेक्स पर बहुत फोकस किया है। यदि हम आयुर्वेद के देखें तो आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें हैं, उन्होंने एक स्पेशल साइंस बना दिया, वाजी कारक साइंस, किसी और साइंस में नहीं। और जितना भी साइंस सेक्स का है वो इंडिया से ही है कहीं ना कहीं। तो यदि हम आयुर्वेदिक चीजों की बात करें तो आप कोच, शिलाजीत, अश्वगंधा, जिंको बिलोबा, शतावरी, सफेद मूसली के लड्डू। अब हम पुराने जमाने में हमारे दादा वादाओं को देखे तो वो लड्डू खाया करते थे सर्दियों में गोंद के। मेथी, यदि आप 40-50 के हो गए हो तो रात को सिर्फ 1 चम्मच मेथी का दाना एक ग्लास में डाल दो, सुबह अपने पापा को पिला दो, उसका टेस्टोस्टेरोन सही रहेगा, यू विल बी वेरी गुड इन सेक्सुअल एक्टिविटी एंड अदर आल्सो, डायबिटीज भी नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे सीड्स है, पंपकिन सीड्स हो गया, अपना चिया सीड्स हो गया, फेनुग्रिक सीड्स हो गया। तो ऐसे बहुत सारा साइंस है सेक्स का जो बहुत इजीली अवेलेबल है, हर घर की किचन में अवेलेबल है। इनको आप खाएंगे तो आप बहुत अच्छे सेक्सुअली फिट रहेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें कि सेक्स को करने के लिए क्या चाहिए, सेक्स को करने के लिए सबसे पहले ब्लड चाहिए पेनिस में। तो पेनिस का जो वेन है वो सिकुड़ रहा है एजिंग के साथ साथ, तो यदि ये सिकुड़ रहा है तो इसको ओपन करने के लिए एक मॉलिक्यूल होना चाहिए जिससे कि खुल जाए, और दूसरा होना चाहिए इसमें ब्लड को प्रेशर से भेजे, वो मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। तो
एलार्जिनिन एक मॉलिक्यूल है, यदि आप एलार्जिनिन रेगुलर बेस पे पीते हो इन मेडिकल सुपरविजन तो वो आपकी सेक्सुअल हेल्थ को बहुत अच्छा कर देता है। देना है एक एलार्जिनिन का। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ये भी देना कि जैसे एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है क्यूलार्क्यूफोर, इसमें एलार्जिनिन है 5 ग्राम, इसमें है एल कार्निटिन। अब एल कार्निटिन के बारे में यदि आपने नहीं सुना तो एल कार्निटिन इज ए मसल रिलैक्सेंट, आपके पेल्विक फ्लोर को रिलैक्स कर देगा और स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। कोएंजाइम Q10, अभी कोएंजाइम Q10 का क्या काम है? कोएंजाइम Q10 स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अब जब आप एजिंग में जा रहे हो तो क्या होगा? एजिंग में जब आप जाओगे तो आपका स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाएगा। पहले 2-3 चम्मच निकलता था, अभी क्या 2-3 बूंदे निकल रहा है। तो यदि आप कोएंजाइम Q10 ले रहे हो तो आपका स्पर्म बढ़ेगा, वीर्य गाढ़ा रहेगा, निकलेगा प्रेशर से, मजा आएगा आपको। अभी दूसरी चीज हम बात कर रहे थे एलार्जिनिन के साथ फेनुग्रिक यानी कि मेथी, यदि मेथी के सीड्स इसमें खा लें जो पड़ा हुआ है 300 mg, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन B6, तो ये सब आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है उसको जबरदस्त कर देते हैं। मैंने जैसे शुरू में बोला कि आपके पेनाइल हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, उसकी इज्जत करनी है। 5 मिनट बाबू को देने हैं, तो बाबू को कैसे दोगे? बाबू को धो और धोने के बाद ऑयल लगाओ, ये ऑयल लगा के मसाज करो। वाइफ से बोलो कि यार वीक में 2-3 बार मेरे पेनिस की मसाज करा कर। तो ये सब चीजें जो हम हमारे सेक्सुअल लाइफ के अंदर ऐड करें अंडर मेडिकल सुपरविजन, आपकी हेल्थ इश्यूज सही होने चाहिए, तो यू कैन डू वंडर्स ऑन बेड। मैं जानता हूं कि अल्कोहल और स्मोकिंग और ये नो ब्रेनर है, सेहत के लिए खराब है, पर ये आपके सेक्स ड्राइव को भी लोअर कर देता है। अल्कोहल इंक्रीजेस सेक्सुअल डिजायर, डिक्रीजेस परफॉर्मेंस। तो आप 4 बॉटल पी के एक गंदा सेक्स कर सकते हैं, एक प्लेजर सेक्स नहीं कर सकते। तो अल्कोहल जैसे ही आप पीते हो तो क्या होता है, आपका जो ब्रेन है उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो खत्म हो सकते हैं, डोपामिन लेवल तेजी के साथ बढ़ने लगते हैं, सेरोटोनिन लेवल्स कम होने लगते हैं, तो आपकी सेक्सुअल डिजायर कम हो जाएगी। आप परफॉर्म ही नहीं, आप खुद को नहीं उठा पा रहे, सेक्स कैसे करोगे? अच्छा, अब टेस्टोस्टेरोन कहाँ बन रहा है? अंडों में बन रहा है, टेस्टिकल में बन रहा है। अब ये कहाँ जा रहा है? लिवर में जाके मेन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, फाइनल प्रोडक्ट। आटा आया, किचन में गया, रोटी बन गई। तो ऐसे आंडों ने बनाया, लिवर में गया, मेन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। अभी लिवर पे तो लोड है रात का, तो ये टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी आ जाएगी। स्मोकिंग क्या? स्मोकिंग कॉजेज इंपॉर्टेंस। यदि आप यूरोप में जाते हैं तो वहां पर 90% सिगरेट के पैकेट्स पे क्या लिखा है? स्मोकिंग कॉजेज इंपॉर्टेंस। इवन मालब्रो के पैकेट्स पे भी, इवन जब मैं पहले सिगरेट पीता था उसको देख के मैंने बंद कर दिया कि नहीं यार, अपने फेफड़े वाला ही सही है। तो उसमें क्या है कि आपका जो पेनिस है उसमें हैवी मेटल्स डिपोजिशन हो जाएंगे। दूसरा, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तीसरा, जो पेनाइल एंडोथीलियम है, मतलब जैसे मेरा पेनिस का वेन है, इसमें ब्लड आ रहा है। अब जब ब्लड आएगा तो इसको खुलना पड़ेगा एक्स्ट्रा ब्लड के लिए। अब गुटखा खा लिया तो गोलगप्पा कैसे खाओगे? छोटा सा ही मुंह हो गया आपका। तो ऐसे ही जब आप स्मोक करते हो तो आपकी जो पेनाइल वेन है उसकी जो अंदर की लाइनिंग है जिसको एंडोथीलियम बोलते हैं वो ओपन नहीं होती, इरेक्शन आएगा 60-70%। अब एक्स्ट्रा ब्लड लेने की कैपेसिटी नहीं है इस दुकान में, तो इरेक्शन डिसअपियर हो जाएगा, करते करते ढीला पड़ जाएगा, डालने से पहले ढीला हो जाएगा, कॉन्डोम लगाने की सोचोगे ढीला पड़ जाएगा, कोई मोबाइल की घंटी बजी ढीला पड़े, मतलब कोई, क्योंकि उसमें हार्डनेस इतनी स्ट्रांग नहीं। और ले दे के जबरदस्ती घुसा भी दिया तेल वगैरह लगा के तो डालते 1-2 झटके में आउट हो जाओगे, क्योंकि इसको मेंटेन करना आपके लिए टास्क। तो स्मोकिंग एंड अल्कोहल कॉजिंग इरेक्टाइल डिसफंक्शन। कुछ तरह के डिसऑर्डर्स के बारे में मैंने सुना हुआ है और मैं चाहता हूं कि आप हमें समझाएं ये किस तरह के डिसऑर्डर्स है। डिजायर डिसऑर्डर। डिजायर डिसऑर्डर, अब डिजायर नहीं हो रही एक आदमी की सेक्स करने की, एक औरत की सेक्स करने की, तो यदि आपके सेक्स करने की डिजायर नहीं है, लो सेक्सुअल डिजायर, 2 रीजन है। पहला तो साइकोलॉजिकल, पॉर्न एडिक्शन जो अपन ने बोला शुरू में कि मेरे को रियल वुमेन नहीं चाहिए, मुझे पॉर्न स्टार चाहिए। तो अब वो मिलेगी नहीं तो क्या होगा? मेरा डिजायर ही नहीं करेगा, मेरे वाइफ को देख के डिजायर नहीं करेगा, उसको 6 फीट कहां से लाऊं मैं? ठीक है ना, उसको वो चिकनी वजाइना चाहिए, वो नहीं मिलेगी उसको। तो ये सारे फैक्टर्स साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। दोस्तों ने बोल दिया 6 बार 7 बार, उसने देख लिया एनल सेक्स करते हुए किसी, डिजायर नहीं होगा, क्योंकि अब उसको भी एनल करना है। अभी यहाँ तुम किसी को बोलो एनल करना है तो वो उसको शी विल नॉट कोऑपरेट। तो ये साइकोलॉजिकल सेक्सुअल डिजायर कम हो रहा है। दूसरा, फिजियोलॉजिकल सेक्सुअल डिजायर कम हो रहा है। फिजियोलॉजिकल क्या है? मैं ओबेज हूँ, मेरे डायबिटीज है,
मेरे हार्ट डिजीज है, मेरे और बाकी की चीजें हो चुकी हैं, तो डिजायर नहीं होगा क्योंकि बॉडी थकी है, हाफ रहा हूँ, पफ लेके जिंदगी चला रहा हूँ, तो डिजायर कम हो जाएगा। हार्मोनल इज द मोस्ट कॉमन थिंग। जो हमारा इंडियन मेल है उसके, इंडिया इज अ टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंट कंट्री। हमारा टेस्टोस्टेरोन कम है हमारी फूड हैबिट्स की वजह से, क्योंकि हमारा मेन फूड क्या है, वेज फूड है। हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं है। हर आदमी के पास गाड़ी है, चाहे 2 व्हीलर हो या 2 व्हीलर। यदि आप यूरोप जाते हो, यूके जाते हो, तो आप मेट्रो जाओगे और उनकी जो ट्यूब्स है उनमें जाओगे। घर से वहां तक पहुंचने में आपको 15 मिनट पैदल चलना पड़ेगा। तो हम वॉक नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो हमारा टेस्टोस्टेरोन लो हो रहा है। टेस्टोस्टेरोन आपका लो है तो डिजायर नहीं होगी। फीमेल का एस्ट्रोजन लेवल लो है तो डिजायर नहीं। तो डिजायर इशू साइकोलॉजिकल हो गया और मेन हार्मोनल हो गया। फिजियोलॉजिकल भी हम बोल सकते हैं कि हार्मोन नहीं है तो इच्छा नहीं होगी, इच्छा नहीं तो आप इच्छा सेक्स ही नहीं करोगे। आप इतने थके हुए हो कि आपकी खूबसूरत वाइफ आपके बगल में लेटी हुई है, पर आपके बॉस ने आपकी ऐसी बजाई हुई है कि आप कुछ बजाना ही नहीं चाहते किसी की। यू आर टायर्ड, यू वांट स्लीप, अगले दिन सुबह जाके प्रेजेंटेशन देना 8 बजे। तो ये सारी चीजें जो हमारी सेक्सुअल लाइफ को खराब कर देती है। अराउजल डिसऑर्डर। अराउजल डिसऑर्डर, यदि हम अराउजल बात करें तो फीमेल और मेल में यदि हम बात करें तो मेल उस कैसा होगा, अपना खड़ा हो गया। तो यदि पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज अराउजल डिसऑर्डर। और फीमेल में क्या है कि मैं इनिशिएट कर रहा हूं पर इसको लुब्रिकेशन नहीं आ रहा है, चिकनाई नहीं आ रही है, तो अब वो घुसाए कैसे। तो मेल जो है उसके अंदर जो अराउजल डिसऑर्डर है उसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोल सकते हैं। इरेक्शन की क्वालिटी पुअर है, उसका मेन रीजन हम जो बात करें उसके प्लेक्स आ गए हैं पेनिस के अंदर, कैल्सिफाइड हो गई है, स्मोकिंग कर रहा है, रोज के 30-40 सिगरेट फूंक रहा है, गांजा अफीम बाकी की सारी चीजें ले रहा है, तो उससे क्या होगा, आपका इरेक्शन नहीं आएगा। हम जैकी श्रॉफ के बेटे का नाम क्या है, टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ को विमल खाते हुए देखते हैं, पर वो विमल खा नहीं रहा, वो विमल का ऐड कर रहा है सिर्फ, हम उसको देख के विमल खा रहे हैं। तो वो जो साइड इफेक्ट्स है गुटखे के, स्मोक के, अल्कोहल के, वो सारे जब हमारे पेनिस में आएंगे, एजिंग के साथ साथ, अनफिटनेस के साथ साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कई ग्रेड्स होती है ना बेटा, कि ये आपका पेनिस है, अब ये ग्रेड 1 है, इस ग्रेड 1 के अंदर आप किसी काम के नहीं हो, इससे सिर्फ सुसु कर सकते हो, और सुसु भी करोगे तो आपकी पैंट गीली हो जाएगी। तो जब आप सेक्स कर रहे हो तो आपका इरेक्शन की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, पत्थर जैसी। यदि आपकी पत्थर जैसी सेक्स इरेक्शन आ रहा है तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है, न साइकोलॉजिकल न फिजियोलॉजिकल। अच्छा सेक्स करने के लिए हार्ड इरेक्शन जरूरी है। तो ये अराउजल डिसऑर्डर। ऑर्गेज्म डिसऑर्डर। ऑर्गेज्म डिसऑर्डर बहुत जबरदस्त सवाल पूछा। तो ऑर्गेज्म डिसऑर्डर क्या है। अब ऑर्गेज्म डिसऑर्डर की बात करी थी मेल्स के अंदर, तो मेल में ऑर्गेज्म डिसऑर्डर ये है कि मैं पॉट पे बैठा हूं, टट्टी करने की कोशिश कर रहा हूं, टट्टी नहीं आ रही, मतलब ऑर्गेज्म नहीं आया। मैं सेक्स करने की कोशिश कर रहा हूं, 1-1 घंटे सेक्स कर रहा हूं, इजैकुलेशन नहीं हो रहा, इसको हम बोलेंगे डिलेड इजैकुलेशन। कि कितने संघर्ष कर लिया, कितना धक्का मार दिया, अच्छा इरेक्शन है, हार्ड इरेक्शन है, अब इजैकुलेशन नहीं हो रहा, ये ऑर्गेज्मिक डिसऑर्डर्स। अभी इसमें ऑर्गेज्मिक डिसऑर्डर आ गया प्री मैच्योर इजैकुलेशन, कि डालते ही डिस्चार्ज, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, ऑर्गेज्म ढंग से नहीं आ रहा। एक तीसरा होता है एनऑर्गाज्मिया, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो उसको निकलेगा ही नहीं। तो ये हो गया ऑर्गेज्मिक डिसऑर्डर। इसमें 3 मेन डिसऑर्डर्स आते हैं, डिलेड, प्री मैच्योर इजैकुलेशन और एन इजैकुलेशन। अभी जो डिलेड इजैकुलेशन है उसका मेन रीजन क्या है, इसका मेन रीजन ये है कि मुझे अपने हाथ की आदत पड़ी हुई है, अपने तख्ते की आदत पड़ी हुई है, अपने बिस्तर की आदत पड़ी हुई है। तो क्या होगा कि मुझे इसी प्रेशर से, इसी प्रेशर से चाहिए, इसी स्पीड से चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे। यदि मैं जब तक, अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, रोबोट तो हो नहीं, तो ऐसे वजाइना में आप नहीं कर सकते, इतने बड़े खिलाड़ी नहीं हो। तो अब जब तक आप ऐसे हाथ नहीं लगाओगे आपको इजैकुलेट नहीं होगा। तो वाइफ, क्योंकि आप यूज्ड टू है, अब यूज्ड टू, योर ब्रेन इज एडिक्टेड टू दैट स्टिमुलेशन। वाइफ लेटी हुई है, आप करे जा रहे हो, जैसे ही मैंने मूवी पे वो क्लिप लगाया, माय ब्रेन इज एडिक्टेड टू दैट कंटेंट, मेरे को इजैकुलेशन हो जाएगा। मैं बोलता हूँ मेरे मरीज से, तू भाई कहीं से भी चार्जिंग ले ले, डिस्चार्ज वाइफ के साथ ही। अब फीमेल के अंदर यदि हम इजैकुलेशन प्रॉब्लम्स की बात करें तो फीमेल में 2 तरह का है, उसको ऑर्गेज्म नहीं आ रहा। ऑर्गेज्म नहीं आने के पीछे 2 रीजन है, या तो पोस्ट मेनोपॉजल आ गया, पहले आता था अब नहीं आ रहा, परफॉर्मेंस पुअर हो गई है पार्टनर की, ओबेसिटी वगैरह दोनों बढ़ गए,
और कई फीमेल्स में एक डिजीज भी होती है जिसको एनऑर्गाज्मिया बोलते हैं। शी इंजॉय द प्लेजर ऑफ सेक्स, उसके साथ सेक्स करो घंटा 2 घंटा, वो उस पूरे सेक्स को एंजॉय करेगी, पर उसको एजैकुलेशन वाली फीलिंग नहीं, वाह एंड मोमेंट नहीं आया, करते रहे 1 घंटा। तो ये एक डिसऑर्डर है। फिर पेन डिसऑर्डर। पेन, अब यदि पेन डिसऑर्डर की बात करें तो मेन पेन डिसऑर्डर किस में होगा? फीमेल में होगा। मेल में भी होता है, पर फीमेल की पहले बात करते हैं कि फीमेल के अंदर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स के अंदर जब लुब्रिकेशन नहीं आएगा तो अंदर घुसाने के अंदर उसको दिक्कत आएगा, वो हो गया पेन। दूसरा रीजन होगा कि आपकी जो वजाइना की लेयर्स हैं वो चिपक जाती हैं, तो आप उसके अंदर एक माचिस की तिल्ली भी नहीं घुसा सकते, इसको वेजिनिस्मस बोलते हैं, कि आप सेक्स नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ पेन, एंड इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल पोजीशन। कि नई शादी हुई है, रिसेंटली कल ही मेरे पास जो पेशेंट आए 3 साल शादी को हो गए, अब वो जैसे सेक्स करने आता है वाइफ ऐसे डाउन ऐसे यूं कर लेती, वो घुसाई कैसे बेचारा? क्योंकि उसका जो पेन है 2 जगह, एक तो वेजाइना में और दूसरा ब्रेन में। शेयर फियर कि मैंने सुना था कि जब पहली बार सेक्स होगा ब्लड निकलेगा, खूब सारा दर्द होगा। अब बेचारे 3 साल से दे आर अनकंज्यूमेटेड कपल। अब मेल में यदि पेन हो रहा है तो रीजंस कई हो सकते हैं। पहला रीजन, एजिंग के साथ साथ कुछ बीमारियां हो जाती है, गांठें पड़ जाती है, जिनको पायरोनी डिजीज बोलते हैं। जो पेनिस है वो बैंड हो जाता है, ये यूं बैंड हो गया, अब इसको घुसाओगे कैसे? तो जैसे इसको घुसाने की कोशिश करोगे पेन हो जाएगी। कुछ इन्फेक्शंस है, एसटीडीज वगैरह, इधर उधर गया, स्पा में मसाज करवा के आया, कोई एसटीडी मिल गया तो इजैकुलेशन के समय पेन होने लगेगा। सीमन में कोई इन्फेक्शन हो गया तो पेन होने लगेगा। तो दीज आर सम सॉर्ट ऑफ पेन डिसऑर्डर्स। क्या 40+ लोगों को ज्यादा पेन फील होने लगता है? पेन 40 के बाद अक्सर लोगों को ज़्यादा मिलता है। उसका जो मेन रीज़न है मेनोपॉज इन वुमेन्स, और मेल के अंदर क्या होता है कि उसका जो पेनिस है वो श्रिंक हो जाता है। अब ये पेनिस श्रिंक इतना सा हो गया, अब जब इरेक्ट होगा तो इतना बड़ा होगा, तो ये पेन होगा। दूसरा, कुछ स्किन कंडीशंस भी होती है कि पेनिस को उसने कभी पीछे ही नहीं किया, जिसको फाइमोसिस बोलते हैं, तो जब पीछे करेगा तो पेन से चरबराहट होगी। तीसरा, कुछ मेडिकेशंस हैं, जैसे डायबिटीज़ की कुछ मेडिसिन होती है, इनको हम ग्लिफ्लोजेंस कैटेगरी है, जो पेशाब के रास्ते से शुगर को बाहर निकालती है। दे आर वंडरफुल मॉलिक्यूल्स, बट पेशाब के रास्ते से शुगर बाहर निकली तो यहाँ पर 1-2 ड्रॉप रह जाएगी जब, तो क्या होगा, वो इन्फेक्शन कर देगी उस जगह को। आप पीछे करोगे तो ऐसे लगेगा जैसे होंठ फट जाते हैं, ऐसे ही वो पेनिस की चमड़ी फट जाएगी। आप जैसे ही पीछे करोगे आपकी आत्मा बिलबिला उठेगी कि यार सेक्स नहीं करना। तो ये पेन डिसऑर्डर। फीमेल के अंदर अगेन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, लॉस ऑफ लुब्रिकेशन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जनरली एज की वजह से कब से शुरू होने लगता है मोस्टली? यदि हम एजिंग के इफेक्ट को देखें तो 30 साल की उम्र में पेशेंट यदि अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है तो वो फील करने लग जाएगा। मेरा जो मेन ओपीडी है वो 30-35 साल का है, तो 30 से 35 साल में उसको फीलिंग आने लग जाती है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, माई परफॉर्मेंस इज डिक्लाइनिंग। 40 की उम्र में उसको कंफर्म हो जाता है कि यार ईडी हो चुका है, मेरे को अभी सेक्स करने जा रहा हूँ, खड़ा नहीं हो रहा है, बट देयर आर सम एपिसोड्स। और जैसे वो 40+50 होता है तो अब वो ईडी इतना सीवियर हो गया है कि वो कर ही नहीं पा रहा है। 3-3 महीने 4-4 महीने हो गए, गोलियां ले रहा तो भी सेक्स नहीं कर पा रहा है, वाइग्रा खाली तो भी सेक्स नहीं कर पा रहा है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन धीरे 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 बढ़ने लगता है। तो ऐसे आप यदि आप ध्यान रख रहे हो अपना तो आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। क्या मेन मर्द ये इश्यू जो फेस करते हैं सेक्सुअली, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, डिसऑर्डर्स हो, शाई महसूस करते हैं किसी को एक्सप्रेस करने के लिए, इसलिए अपने आप ही ये सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेते हैं, जिसकी तो और गड़बड़ियाँ होती हैं उनकी लाइफ में? देखो, आदमी जो है ना, हमको शुरू से बताया गया कि जो आदमी है वो स्ट्रांग है, फीमेल फेमिनाइन है, वो अपने आप को महाराणा प्रताप से कम नहीं समझ रहा है। और उसके इस एड्रेस को, ये एक ऐसा इशू है कि आपके पेट में दर्द हो, आप 4 लोगों को बोलोगे, बॉस को बोल दोगे 4 दिन से 10 तोड़े नहीं आएंगे। पर यदि हमारा सेक्सुअल इशू है बचपन से, यदि हम पैदा होते हैं तो पैदा होते ही सबसे पहले, आज मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं जिनके पेनिस डेवलप नहीं हुए, टेस्टिकल डेवलप नहीं हुए,
पेरेंट्स उसको 20 साल की उम्र में ले रहा, भाई बचपन से आपने उसको नहलाया है धुलाया, देखा आपने उसका कभी टेस्टिकल पेनिस, तो ये केयर आपको शुरू से करनी है, उसको शुरू से समझाना है। मैंने नोटिस किया कि इंडिया में स्पेशली अब तो थोड़ा ज्यादा होने लगा है सेक्सुअल कॉन्वर्सेशंस पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, पहले तो हुआ ही नहीं करता था। नहीं, मेरे बाप ने मेरे साथ कभी बात नहीं करी सेक्स की। कभी मतलब किसी लड़की को देख लो या लव लेटर देख लो तो समझो कि आपको तिहाड़ जेल भेज दिया, लेकिन हमने कभी, मेरे पापा ने सेक्स की बात नहीं की, जबकि वो डॉक्टर है। तो हम लोग सेक्स की बात कभी नहीं करते, और यदि लड़की है तो उसके सामने तो किसिंग का सीन तक पुराने जमाने में उसको फॉरवर्ड कर देते थे। तो सेक्स एजुकेशन आएगी नहीं। सेक्स एजुकेशन का मेन सोर्स क्या है? दोस्त, जिसको खुद कुछ नहीं पता है, और हीमैन बन जाते हैं अपने आप बातों में, और दूसरे वाले पे प्रेशर डाल देते हैं, और वो अपने आप को ऐसा दिखाते हैं 4 लड़कियां, 5 लड़कियां, 6 लड़कियां, मतलब वो ऐसे बता रहा है बेचारे तू तो गरीब आदमी है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। प्लस पॉर्न, दूसरा सेक्स एजुकेशन। यदि मैं मेरे जमाने की मैं बात करूं तो पॉर्न था ही नहीं। कोई मायापुरी देख लो, उसमें कुछ किसी फिल्मी हीरोइन का छोटा सा ब्लाउज या कट देख ले तो ही फीलिंग आ जाती थी। अभी वो इतना पॉर्न देख रहा है कि उसको इरेक्शन आना ही बंद हो गया। उसकी सेक्सुअल फैंटेसी जी वो उस औरत से कनेक्ट कर रहा है, वो रियल इमेज ही फीमेल का इस तरह से क्रिएट कर रहा है। कैन यू सी कि हमारी सोसाइटी में किस तरह से ये पॉर्न कचरा कर रहा है। इंडियन सोसाइटी में अब हम लोग कैसे सेक्सुअल हेल्थ को एड्रेस कर रहे हैं? सेक्सुअल हेल्थ की यदि हम बात करें तो हमारा जो साइंस था वो बहुत जबरदस्त था। हमारे राजा मंदिर बनाते थे सेक्स के, अजंता, एलोरा, कोणार्क, देखे हैं कभी आपने? यदि देखे हैं तो उसमें जाके देखें, मतलब आप अपने फादर के साथ वो मंदिर नहीं देख सकते। उसमें सेक्स की पोजीशंस हैं, ऐसे करना है, यदि आपका पेनिस छोटा है तो ऐसे घुसाना है, वजाइना बड़ी है तो ऐसे करना है, कैसे सपोर्ट लेना है। वो सेक्स एजुकेशन वो वाज ब्रिलियंट। अभी जब ब्रिटिश आए, मुगल्स आए, तो हमारा वो सेक्सुअल जो सिस्टम था वो पूरा खराब कर दिया। अब सेक्सुअल जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, और उसका एक मेन रीजन, एक तो एजुकेशन लेवल, हमारे एजुकेशन में सेक्स एजुकेशन नहीं है। आपको आई है जस्ट 2-3 दिन पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था जिसमें 12 साल का एक लड़का था, उसने 8 साल की लड़की जो अपने स्कूल में पढ़ती है के साथ गलत किया। तो आप सोच रहे हैं कि 12 साल का बच्चा, हम 12 साल के कैसे थे? तो हमारा जो सेक्सुअल सिस्टम है वो खराब हो रहा है, और ऐसा नहीं है शहर में है, गांव में इससे ज्यादा बुरी पोजीशन है। तो हमारा सेक्सुअल सिस्टम खराब होता जा रहा है क्योंकि प्रॉपर सेक्सुअल नॉलेज देने वाला कोई नहीं है, सेक्स एजुकेशन वाला कोई नहीं है, एनाटॉमी बताने वाला कोई नहीं है कि वजाइना कहाँ है, उसको कैसे ट्रीट करना है। मैंने रिसेंट देखा उसने बॉटल डाल दिया, कुछ और डाल दिया। कैन यू इमेजिन कि हम कहाँ जा रहे हैं? एक बॉलीवुड सुपरस्टार के बारे में सुना है, नाम नहीं लेंगे, कि उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उनकी रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी होते हैं उनकी गर्लफ्रेंड्स के साथ, बहुत सारी एक्स गर्लफ्रेंड्स हैं उनकी, और एक टाइम पे बहुत फिट हुआ करते थे, और उनकी कहानियां हर जगह है फेमस। लोग अंदर ही अंदर बात करते हैं कि उनको शायद ईडी है, बट देखा जाए तो जिंदगी भर वो जिम गए हैं, वर्कआउट करते हैं, बाहर से तो फिट लगते हैं, तो उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कैसे हो सकता है? देखो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसी के भी हो सकता है, उसमें यह फर्क नहीं पड़ता कि आप सेलिब्रिटी हो या सब्जी बेचने वाले हो। नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा, बट वो जिम जिंदगी भर गए, हम बात कर रहे हैं उसी पे। अब आपने किस कॉस्ट पे जिमिंग करी है, बात यह है कि यदि वो स्टार पुराने हैं और आज भी फिट है या नहीं मुझे नहीं पता, पर पहले के टाइम पे बॉडी बनाने के लिए बड़ा, यदि अब आप बॉडी देखो सुनील शेट्टी की, तो सुनील शेट्टी की बॉडी कैसी है? ऐसी है, लीन। लेकिन यदि आप सलमान या ऋतिक की देखोगे तो वो यूं है, कर्व आ रहा है, उसमें 6 पैक बना रहे हैं। तो इन जो मुझे नहीं पता एक्चुअल, बट अक्सर जो मेरे पास लोग आते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स आते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लेते हैं बॉडी बनाने के लिए। अब ये इतना अच्छा, बॉडी को यदि आपको मसल को ग्रो कराना है, फुलाना है, तो टेस्टोस्टेरोन लेना पड़ेगा, ये नीड है। अब यदि आपने उस वक्त दबा के टेस्टोस्टेरोन ले लिया तो क्या होगा? टेस्टिकल टेस्टोस्टेरोन बनाना ही बंद कर देगा, आपकी जो आंडें हैं, कंचियां छोटी छोटी सी हो जाएंगी,
तो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन खत्म हो गया। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन खत्म होते ही आपका जो पीनिस साइज है वो श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक हो जाएगा तो माइक्रो पेनिस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप सेक्स ही नहीं कर पाओगे। आप यहां से तो ऐसे लगोगे मतलब रैम्बो, और वहां पर आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो बहुत खराब होगी, तो आप सेक्सुअली सेटिस्फाइड ही नहीं कर पाओगे। अब कोई भी औरत आपकी बॉडी देख के आपके पास आ सकती है, रुकने के लिए तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। यदि मैं लोगों को कुछ बता रहा हूं तो ही मेरा ये लोग पॉडकास्ट सुनेंगे, यदि उनके काम का है तो यदि मेरे पास कोई आदमी आ रहा है और मैं सेक्सुअली अनफिट हूं, तो किसी स्टार भी के लिए भी उसको किसी औरत को परफॉर्म करना जरूरी है। आपको क्या लगता है बॉलीवुड स्टार्स स्पेशली बिकॉज उनको बहुत अच्छा दिखना पड़ता है, उस प्रेशर में बहुत टेस्टोस्टेरोन ले लेते हैं? टेस्टोस्टेरोन बॉलीवुड स्टार्स बहुत लेते हैं आजकल। टेस्टोस्टेरोन लेना गलत नहीं है, टेस्टोस्टेरोन लेने का तरीका सही होना चाहिए। आप जिस डॉक्टर के अंडर सुपरविजन में ले रहे हो वो होना चाहिए। यदि हम यूएस की बात करें, यूके की बात करें, तो टेस्टोस्टेरोन क्लिनिक्स हैं, और जितनी मिठाई की दुकानें हैं उससे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन क्लिनिक्स है हर जगह। बट वो लोग पहले बताते हैं कि भैया ये आप ले रहे हो, इसका ये साइड इफेक्ट होने वाला है, यदि आप इसका कॉस्ट ये दे सकते हो। जस्ट अभी यूएस से एक पेशेंट मेरे पास आया एंड ही वाज ऑन रेगुलर टेस्टोस्टेरोन थेरेपी, एवरी डे ही वाज टेकिंग टेस्टोस्टेरोन। मैंने उसको बोला कि भाई तुम सेक्स नहीं कर पाओगे यदि इस तरह से रोज लोगे तो। उसने कहा मुझे सेक्स नहीं करना है, मुझे फिट दिखना है, सेक्स करने के लिए तो मैं वायग्रा ले लेता हूँ। तो उसको पता है कि ये इसकी मुझे कॉस्ट है, इसके लिए मुझे चुकाना पड़ेगा। तो ये जितने भी स्टार्स है, तो पुराने स्टार्स की मैं बात करूं तो जब वो टेस्टोस्टेरोन लेते थे तो क्योंकि साइंस नया था, उनको पता नहीं था, दबा दबा के ठूस लेते थे, बॉडी बना ली। अभी दुकान खत्म हो गई तो आप देखेंगे अभी एजिंग भी हो गई है, और अब टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल बॉडी में नहीं बनता, मसल मास कमजोर हो गया। तो वो अभी शायद वो रिफ्लेक्शन उनकी बॉडी, चेहरे वो थुलथुले हो गए, जो पहले कभी चार्म हुआ करते थे किसी भी लड़की के लिए। हाँ, आई नो व्हाट यू मीन। सर ये मैं बहुत बार बॉय आपस में बैठ के बात करते हैं, अरे यार मेरा साइज तो बहुत बड़ा है, मेरा पीनस साइज इतना बड़ा है, ये सब बातें होती हैं। क्या पीनस साइज इंपॉर्टेंट होता है? मैं ये इरेक्शन वाला साइज नहीं बात कर रहा, नॉर्मल साइज। बहुत से लोग कहते हैं अरे यार मेरा पीनस साइज छोटा है यार, मे बी आई कांट परफॉर्म। पीनस साइज कितना इंपॉर्टेंट है? देखो यार, आप कितनी बड़ी गाड़ी में जा रहे हो, ये इस पे आपका थोड़ा सा तो उस पे इज्जत डिपेंड करती है। अभी कोई छोटी मारुति 800 या आल्टो में जा रहा है तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा फीलिंग खराब आएगा, पर इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि आपका साइज कितना है, इंपॉर्टेंट चीज है आप परफॉर्म कैसे कर रहे हो। अभी आप बांस लेके क्रिकेट खेलने जाओ तो कुछ नहीं कर सकते, और यदि आप छोटे पुराने जमाने के अंदर अपन कपड़े धोने वाले सोटे से क्रिकेट खेलते थे, यदि उसी से 100 रन बना रहे हो तो आप खिलाड़ी हो। तो डिपेंड करता है वो खेलना कैसा आता है। साइज मैटर्स। माइक्रो पेनिस है 2 या 2.5 इंची से कम है तो औरत सेटिस्फाइड नहीं होगी। पर यदि हम इंडियन साइज की बात करें तो 4.5 से 6 इंची के बीच में इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। अब हम बात कर रहे हैं अफ्रीकन की, तो वो हमसे बड़े हैं क्योंकि उनका मसल मास अलग है। यूरोपियन लोगों के साइज बड़े हैं, अफ्रीकन के साइज हमसे बड़े हैं, तो हम फ्रस्ट्रेशन में नहीं आ सकते क्योंकि चाइना वालों के हमसे छोटे हैं। तो साइज मैटर्स, पर डिपेंड करता है आप किसके साथ सेक्स कर रहे हो, आपका पार्टनर, उसकी वजाइना कैसी है, उसकी सेक्सुअल नीड्स कैसी है। अगेन साइज से ज्यादा परफॉर्मेंस मैटर करती है। सर बहुत सारे टैबूज होते हैं सर, स्पेशली ओरल सेक्स के बारे में, वो क्या क्या टैबूज होते हैं? देखो, ओरल सेक्स एक बहुत वंडरफुल चीज है और बहुत प्लेजरेबल है दोनों पार्टनर्स के लिए। अब यदि दोनों का कंसेंट है, ऐसा नहीं कि तुझे तो मुंह में लेना है और मैं नहीं दूंगी, तो वो गलत है। यदि आप दोनों कंसेंट में ओरल सेक्स करो तो एक बहुत वंडरफुल इवेंट है, आपकी सेक्सुअल केमिस्ट्री को इतना एनहांस कर देता है कि आप एक दूसरे की बॉडी में खो जाते हो। अब आप सेक्स करोगे तो कितनी देर करोगे, 4 मिनट 5 मिनट, पर यदि आपने सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करी, चाहे वो ओरल हो, चाहे वो ब्रेस्ट सकिंग हो, चाहे वो दूसरे फोर प्ले के आइटम्स हो, तो आपने अपने सेक्सुअल एक्ट को कितना लंबा कर लिया। मजा डिस्चार्ज होने में नहीं है, मजा खेलने में। इनिंग कितनी लंबी चला रहे हो आप, फोर प्ले जो आप कहते हो, फोर प्ले। अब आप ओरल सेक्स में हो तो आपने अपनी वाइफ की वजाइना को एक्सप्लोर किया, क्लाइटोरिस क्या है, वजाइनल लिप्स क्या है। अभी औरत का सेंसेशन कहाँ है, बाहर है, अंदर कुछ नहीं है, अंदर मांस का लोथड़ा है। यदि बाहर देखें तो बाहर ही है सब कुछ ब्यूटी। लोगों को लंबा चाहिए, लंबा नहीं चाहिए।
सेटिस्फाइड करने के लिए आपको पता होना चाहिए किस जगह पे जी स्पॉट कहते हैं उसको। जी स्पॉट क्या है, क्लाइटोरिस क्या है। अभी जी स्पॉट समझाइए ना लोगों को क्या होता है। बहुत से लोग मुझसे आके जी स्पॉट, अरे यार मैंने जी स्पॉट मैं जानता हूँ, और आप मुझसे पूछे जी स्पॉट है क्या, तो समझा नहीं पाते। देखो जैसे कि ये हाथ है, अभी इस पे एक दरदरा सा पॉइंट है ना, जैसे आप कभी पत्थर वत्थर उठाते हो तो हमारे हाथ पे दरदरा सा पॉइंट हो जाता है। तो जब वजाइना के अंदर फिंगरिंग करोगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ऐसी रगड़ सी आएगी आपको, एक हल्का सा, कि जैसे हाथों में दरारें आ जाती है, वो पॉइंट जी स्पॉट होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको करने के बाद आपका पार्टनर सेटिस्फाइड हो जाएगा। अगेन आप उसकी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हो कि वो जी स्पॉट पे आप पहुंच गए उसके। पर हम ओरल की बात कर रहे थे कि यदि आप ओरल कर रहे हो तो उसका जो मेन सेक्स पॉइंट है वो क्लाइटोरिस है। आपने उसको जीभ से चाटना चालू किया, ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो कितना ही सेक्स कर लो उनको ऑर्गेजम नहीं आएगा, लेकिन यदि आपने उसको ओरल दे दिया, हल्का सा लिक कर दिया, तो उसको तुरंत ऑर्गेजम आ जाएगा। तो ओरल सेक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फीमेल आल्सो एंड फॉर मेल आल्सो। मेल को सपोज करो साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और आपने उसको चूसना चालू कर दिया, सक करना चालू कर दिया, तो क्या होगा, वो साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन खत्म हो जाएगा, उसका पेनिस इरेक्ट हो जाएगा और आपके साथ वो सेक्सुअली परफॉर्म कर पाएगा। अब हम बात कर रहे हैं बूढ़े लोगों की, कि 70 साल का आदमी है, वाइफ भी एजेड है, बट प्रेम में है एक दूसरे से, सेक्स खत्म हो चुका है, पर आज भी वो एक दूसरे को ओरल करके सेक्सुअल प्लेजर फील कराते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सेक्स, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ओरल सेक्स। बट अगेन सेक्स वन वे नहीं होना चाहिए, हर आदमी को चाहिए, पर वो औरत का करते समय उसको घिन आता है, नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ओरल सेक्स के नियम है, जाने से पहले आपको धोना है वजाइना और पेनिस को, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अननोन पार्टनर के साथ नहीं करना है, नहीं तो एसटीडीज मिल जाएंगी, HIV मिल जाएगा, VDRL पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि अननोन पार्टनर के साथ ओरल सेक्स नहीं करना। यदि आपका पार्टनर आपके लिए कमिटेड है तो यू कैन गो फॉर इट, इट्स अ वंडरफुल थिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमित, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारा प्यार और इज्जत कमाया है इन सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेंसी। बहुत लोगों की लाइफ आपने बदली है, यू लिव्ड व्हाट यू डन, एंड मुझे यकीन है एक एक लाइन जो आपने कही है, सिचुएशंस जो हमें समझाई हैं, एनेक्डोट्स बताई है, वो लोग रिलेट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू मोर सेक्सुअल हेल्थ अवेयरनेस। थैंक यू सिद्धार्थ, आपने ये जो सेक्स का टॉपिक है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड और इसको कोई डिस्कस नहीं करना चाह रहा। हम करना सब चाहते हैं, डिस्कस कोई नहीं करना चाह रहा। आज आपने अपने प्लेटफॉर्म से जो एक सेक्सुअल एजुकेशन की तरफ एक जो कदम बढ़ाया है, मुझे लगता है कि ये बहुत आगे तक जाए। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर द वार्मेस्ट हॉस्पिटैलिटी इन जयपुर। एंड हम लोग मिलते रहेंगे। एंड जैसे मैंने कहा, जैसे ये जो स्माइल है जो आपने शुरुआत में दिखाई, शो में दिखाई, ये पेशेंट्स में भी ऐसे आते रहे। दे ऑल अंडरस्टैंड सेक्सुअल हेल्थ वेलबींग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर जी, डॉक्टर अमित।